एक ऐसी नदी जो हिमालय का सीना चीरती हुई बहती है, जो हर साल अपना रास्ता बदलती है और जो भयंकर तबाही के साथ साथ जीवन भी देती है। हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय है भारत की सबसे शक्तिशाली नदी ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल। और भारत की ज्यादातर नदियों को ना देवी या माता माना गया है, लेकिन इसके रौद्र रूप और विशालता को देखकर इसे पुरुष नदी का दर्जा मिला है। आज हम इसी नदी तंत्र के उद्गम, इसके उलझे हुए प्रवाह और उन भू राजनीतिक पेचों को समझेंगे। हाँ, और इस महायात्रा की शुरुआत तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर से होती है ना, जहाँ इसे सांगपो कहते हैं। जी हाँ, सांगपो। और इसमें एक बहुत ही अजीब बात है। अजीब बात मतलब किस तरह की? मतलब तिब्बत में ये पश्चिम से पूर्व की ओर एकदम शांति से बह रही होती है, लेकिन फिर नामचा बारवा पर्वत के पास पहुंचकर ना ये अचानक एक बहुत ही तीखा यू टर्न ले लेती है, जिसे ग्रेट बेंड भी कहते हैं। अच्छा, ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई बुलेट ट्रेन पूरी रफ्तार में सीधे किसी विशाल दीवार से टकरा के मुड़ जाए। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। और वो दीवार यहाँ हिमालय के ऊंचे पहाड़ी है। ये नदी सीधे आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए पहाड़ से टकराकर ये जो तीखा मोड़ लेती है ना, उससे इसकी रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। बाप रे। और फिर इसी मोड़ के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हाँ, वहाँ इसे सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है, एकदम खूंखार रूप में। फिर जब ये पहाड़ों से नीचे उतर रही होती है तो रास्ते में कई और नदियां भी इसमें मिलती हैं। बिल्कुल, जैसे दिबांग और लोहित। ये अपना पूरा पानी इसमें उड़ेल देती है और तब जाकर ये बनती है ब्रह्मपुत्र। आगे असम से होते हुए ये बांग्लादेश जाती है, जहाँ इसे जमुना कहते हैं। हाँ, और फिर गंगा के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। लेकिन एक बात मुझे हमेशा उलझन में डालती है। क्या? पहाड़ों से तो ये एक प्रचंड और सीधी धार की तरह निकलती है, पर असम के मैदानों में आते आते ये किसी बिखरे हुए धागे की तरह मतलब कई हिस्सों में क्यों टूट जाती है? ये आप कह सकते हैं भारी गाद, जो ये पहाड़ों से काट कर लाती है। मलबा। पर मलबा तो सभी नदियां लाती है ना? लाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का बहाव और गाद की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। पहाड़ों के ढलान पर पानी की गति तेज होती है, तो मलबा आसानी से बहता है। पर जैसे ही असम के समतल मैदानों में पहुंचती है ना, पानी की रफ्तार अचानक से धीमी हो जाती है। ओह, समझ गया। यानी नदी अब उस भारी गाद को आगे नहीं धकेल पाती होगी। बिल्कुल, इसलिए वो मलबा नदी के तल में ही जमा होने लगता है और फिर पानी उस मलबे के अगल बगल से रास्ता बनाने के चक्कर में कई अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है। क्या बात है, मतलब नदी खुद ही अपने मलबे से अपना रास्ता रोक लेती है। हाँ, और इसी जमावड़े के कारण माजुली जैसे विशाल नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना? सही कहा। हालांकि अब पानी के अनियंत्रित बहाव और लगातार कटाव के कारण ये बहुत तेजी से सिकुड़ भी रहा है। चिंताजनक है। और वैसे सहायक नदियों की बात करें तो क्या कोई आसान तरीका है इन्हें याद रखने का? हाँ, दाएं और बाएं किनारे की नदियां। दाएं किनारे से सुबनसिरी, मानस, कामेंग और संकोश मिलती हैं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, सुमन का काम संकोच नहीं। अरे वाह, सुमन से सुबनसिरी और मानस, काम से कामेंग और संकोच से संकोच, बहुत बढ़िया ट्रिक है। और बाएं किनारे की? बाएं से दिबांग, लोहित और धनसिरी मिलती हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यही बेहिसाब पानी और मलबा हर साल असम में भयंकर बाढ़ का कारण भी बनता है ना? बिल्कुल, भारी मानसून और हिमालय से आने वाली ये अथाह गाद असम में हर साल तबाही लाती है। फसलें बर्बाद होती हैं और लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक अजीब विरोधाभास भी दिखता है। जो पानी एक तरफ फसलें और घर डुबा देता है, वही दूसरी तरफ काजीरंगा के गैंडों को जीवन भी देता है। एकदम सच कहा। ये असम की जीवन रेखा भी है। इसी नदी की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से खेती होती है और ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का अहम हिस्सा भी है। विनाश और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि इसकी इस ताकत पर अब एक भू राजनीतिक साया भी मंडरा रहा है। चीन को लेकर कुछ मुद्दा है ना? हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। ऊपरी इलाकों में मतलब तिब्बत में चीन लगातार विशाल जल विद्युत परियोजनाएं और बांध बना रहा है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि चीन अक्सर जल प्रवाह से जुड़ा डेटा भारत के साथ साझा नहीं करता। पर इसका जमीन पर क्या असर पड़ सकता है? असर बहुत सीधा और खतरनाक है।
सोचिए अगर ऊपर से अचानक बहुत सारा पानी छोड़ दिया जाए और निचले इलाकों यानी भारत को इसकी कोई जानकारी न हो। तो अचानक ऐसी भयंकर बाढ़ आ सकती है जिससे बचाव का मौका ही ना मिले। बिल्कुल, ये सिर्फ पानी का प्रबंधन नहीं है, ये एक तरह का रणनीतिक दबाव है। तो कुल मिलाकर ब्रह्मपुत्र सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, ये एक बेहद अस्थिर और शक्तिशाली ताकत है। सही कहा। ये नदी रातों रात अपना मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात है, जिसे एवेल्जन कहते हैं। एवेल्जन? हाँ, भारी गाद जमा होने पर ये पुराने रास्ते को छोड़कर अचानक नई दिशा में बहने लगती है। ये तो वाकई खतरनाक है। तो इस चर्चा के अंत में अगर हम एक बड़े नजरिए से सोचें, मान लीजिए जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में अंगसी ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार बेकाबू हो जाए या ये नदी कोई बहुत बड़ा मार्ग परिवर्तन कर ले, तो क्या होगा? तो ये सिर्फ कुछ गांवों या शहरों को नहीं डुबाएगी, क्या पता ये भारत और चीन के बीच पूरे भू राजनीतिक नक्शे को ही पलट कर रख दे। सच में ये प्रकृति का एक ऐसा तीखा मोड़ होगा जिसके लिए शायद हमारे नक्शे और नीतियां कभी तैयारी ना हो। सोचने वाली बात है। खैर, तो दोस्तों, भूगोल, पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हमारी एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली चर्चा में।